औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद आप ठीक से होंगे। कल मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे ये शेयर किया था कि मोस्ट प्रॉबेबली आपके शायद 24 अगस्त से जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम शुरू होंगे, तो जिसमें 25% जो है वो MCQs होंगे और 25% को वाइवा वोस या रिटर्न होगा। ये अभी टेंटेटिव डेट जो है ये सरगोदा यूनिवर्सिटी में ने दी है, ये फाइनल नहीं है, इससे आगे भी हो सकता है, लेकिन ये है कि आप अपने आप को मेंटली जो है वो तैयार करें रखें इसके लिए। और अब हम अपनी स्पीड जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देंगे पढ़ने की, क्योंकि हमारे 2 चैप्टर रह गए हैं। ग्रेविटेशन के बाद एक बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर रहता है और एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रहता है, तो वो कोई मसला नहीं, वो तो मैं 10 वीडियोस के अंदर जो है वो इसको कंप्लीट कर दूंगा, वो इशू नहीं है। लेकिन आप अपने आप को मेंटली तैयार रखें। जो पिछले लेक्चर्स आपके मिस हुए हैं उनको कंटिन्यूसली लें, ताकि आपका पिछला जो बोझ है वो कम हो और अपनी पढ़ाई जो है उसको तेज़ कर दें और अपना ज़हन जो है इसके लिए तैयार कर दें। ठीक है जी। तो आज हमने जो है वो स्टडी करनी है। हमने सैटेलाइट्स शुरू किए थे, कल मैंने आपको बताया था स्पीड ऑफ सैटेलाइट की स्पीड हमने कैलकुलेट करनी है। सपोज करें कि ये हमारे पास एक अर्थ है, ठीक है, इसकी सराउंडिंग के अंदर सर्कुलर पाथ में एक हमारे पास मास m का सैटेलाइट जो है वो घूम रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी, देखिए अगर ये सैटेलाइट इधर है तो ये सेंटर है, तो ये फोर्स FC लगेगी इसके ऊपर। R इसका ये इसके सेंटर से डिस्टेंस है, ये वाला भी डिस्टेंस R होगा जिस जगह पर भी सैटेलाइट इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, और ये इसकी स्पीड होगी V, टेंजेंशियल स्पीड जो है। तो ये जिस जगह पर भी होगा सैटेलाइट, ये V स्पीड इधर होगा, तो ये V स्पीड के साथ जो है वो मूव करेगा और अंदर की तरफ हर तरफ से FC फोर्स, ठीक है, इधर से भी FC सेंट्रीपिटल फोर्स, हर तरफ से सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इसके ऊपर एक्ट करेगी। तो ये क्या, ये एक सैटेलाइट है। द सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। ये एक सैटेलाइट है और ये एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है। तो ये सैटेलाइट जब सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है FC mv²/r। इतनी जो है इसको सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो मिल रही है। और यहाँ पर हमारे पास FG कितनी है? FG है हमारे पास मास ऑफ अर्थ कैपिटल M है, तो mgmm/r²। तो FG हमें पता है कि FC के बराबर होती है, तो mv²/r ये इससे एक दफ़ा कट गया, ये इससे कट गया, तो हमारे पास vgm/r। ये हमारे पास स्पीड ऑफ सैटेलाइट जो है वो निकलेगी v = gm/r। यानी कि इतनी वेलोसिटी के साथ जो आपका सैटेलाइट है वो मूव कर रहा है, v = gm/r। ठीक है जी।
एक्सप्रेशन निकला हमारे पास, v इज इक्वल टू जी एम ओवर आर. व्हाट इज दिस? दिस इज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट. दिस इज known as the orbital speed of satellite. ये क्या है? ये हमारे पास सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड है. आप देख सकते हैं कि ये जो स्पीड है ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास है. The speed of satellite is independent of mass of सैटेलाइट. तो ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट है मास ऑफ द सैटेलाइट से. तो आर क्या है इसके अंदर? आर जो है ये डिस्टेंस है ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ. और आर जो है वो क्या? वो डिस्टेंस है सैटेलाइट का फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ. अगर सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि वो नज़दीक है सरफेस ऑफ अर्थ के. तो अगर हम कहें कि इफ हमारे पास जो सैटेलाइट है, इफ द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग very close to the surface of earth. अगर सैटेलाइट जब बहुत क्लोज रिवॉल्व कर रहा है सरफेस ऑफ अर्थ के, मतलब मिसाल के तौर पर ये अर्थ है, इसका रेडियस आर है और ये सैटेलाइट बहुत नज़दीक इसके कर रहा है रिवॉल्व, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास आर के बराबर हो जाएगा. जो रेडियस है वो इतना क्लोज हो गया इसके कि ये आर और आर तकरीबन एक दूसरे के बराबर है. तो वी नॉट हमारे पास जी एम ओवर आर जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये क्या बन जाएगी? जी एम ओवर आर अंडर रूट. और हमें पता है कि जी हमारे पास जो है वो जी एम ओवर आर स्केयर के बराबर होता है. तो जी एम हमारे पास जी आर स्केयर आ जाएगा. ये यहाँ पर पुट कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? जी आर स्केयर ओवर आर, आर आर से कैंसिल हो गया और जी आर अंडर रूट, यानी कि वी नॉट हमारे पास जी आर अंडर रूट. ये हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड निकल आएगी सैटेलाइट की विच इज़ रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू अर्थ, यानी कि जी हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड और आर रेडियस ऑफ अर्थ 6410 की ताकत 3 मीटर. इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास ये वैल्यू निकल आती है 7.99 किलोमीटर पर सेकंड या वी नॉट 8 किलोमीटर पर सेकंड. ये वैल्यू जो है ये हमारे पास निकल आती है, यानी कि जब सैटेलाइट जो है वो वेरी क्लोज टू द अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रहा है तो उस वक़्त हमारे पास जो वी नॉट है वो 8 किलोमीटर पर सेकंड होगा. यानी कि जब ये इधर मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी
ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट जो है वो 8 किलोमीटर पर सेकंड है, यानी कि इस वेलोसिटी के साथ ये रिवॉल्व कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, दिस इज ए ऑर्बिटल velocity of a satellite very close to the earth। ये क्या है, ये दिस इज ए ऑर्बिटल वेलोसिटी, या इसको कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। दिस इज ए ऑर्बिटल वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट when the satellite is very close to the surface of the earth, कि जब सैटेलाइट जो है वो बड़ा क्लोज है सरफेस ऑफ अर्थ के। अब हम देखें कि अगर हमने रिलेशन डेवलप करना हो ऑर्बिटल स्पीड और एस्केप वेलोसिटी के दरमियान, द रिलेशन between V naught and VE, V naught orbital velocity और VE escape velocity। तो VE आपने निकाली हुई है 2GR अंडर रूट, और V naught क्या है GR अंडर रूट। तो अगर हम इन दोनों की रेशो ले लें कि VE ओवर V नॉट, तो क्या आ जाएगा 2GR ओवर GR अंडर रूट, ये तो कट गया, तो VE ओवर V नॉट रह गया 2 अंडर रूट। तो इसका मतलब है कि 2 अंडर रूट VE इज इक्वल टू V नॉट के बराबर होगा V नॉट 2 अंडर रूट के बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि VE इस फैक्टर से, ठीक है, ये 2 का अंडर रूट क्या होगा 1.41 समथिंग अबाउट इतना होगा। तो ये VE इतनी ज़्यादा है देन V नॉट, यानी कि 2 का अंडर रूट या 1.14 के फैक्टर से ये ज़्यादा है ऑर्बिटल वेलोसिटी से, क्योंकि देखें ना इसकी VE की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, VE होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, और V नॉट कितनी है 8 किलोमीटर पर सेकंड। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड जो है वो ग्रेटर ही है 8 किलोमीटर पर सेकंड्स। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल जो है उसको देखते हैं, इस चीज़ को मज़ीद समझ लेगी, यानी कि डिफरेंस जो है अगर हमने VE और V नॉट के दरमियान में डिस्टेंस जो है उसको कैलकुलेट करना हो। ठीक है जी, एग्जांपल है नंबर 1, फाइंड द डिफरेंस, find the difference between V naught and VE। V naught और VE जो है उसके दरमियान डिफरेंस फाइंड करें फॉर अर्थ की जो है, फॉर अर्थ जो अर्थ की है उसके लिए डिफरेंस फाइंड करें। तो देखिए आप VE माइनस V नॉट that is equal to 2GR under root minus GR under root, that is equal to GR under root 2 minus 1।
ये आ जाएगा 2√-1। जी आर कॉमन निकल आएगा, तो 2√-1 जो है ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आप अगर जो है वो लगाएं, इन पे वैल्यू रखें, तो VE माइनस V0, तो ये कितनी आ जाएगी, जी हमारे पास 9.8 मल्टीप्लाई बाई R 6.4 या 6410 की ताकत 3 और अंदर 2√-1। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3.3 किलोमीटर के अंदर, ये आ जाएगा 3.3 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंस निकल आएगा। ठीक है जी। एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है उसके दरमियान में 3.3 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में 3.3 किलोमीटर पर सेकंड का डिफरेंस होता है। अब हम एक और एग्जाम्पल जो है उसको देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। ये सैटेलाइट क्या है, ये एग्जाम्पल क्या है कि सैटेलाइट जो है रिवॉल्व कर रहा है अबाउट द अर्थ। ए सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अबाउट अर्थ। एक सैटेलाइट जो है वो अर्थ के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है। An object of mass m is ejected from the सैटेलाइट। एक मास m, यानी कि जब वो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है तो एक मास m जो है उसको हम सैटेलाइट में से इजेक्ट करते हैं, निकालते हैं, सच दैट इट escapes the gravitational field of earth, such that it escapes from the gravitational field of earth। यानी कि ये इस स्पीड से उस सैटेलाइट में से इजेक्ट किया जाता है कि ये जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है उसमें से एस्केप कर लेता है। ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ में से। तो वेलोसिटी जो है, द वेलोसिटी of satellite v is equal to constant। वेलोसिटी जो है सैटेलाइट की वो कांस्टेंट है। तो हमने फाइंड क्या करनी है, हमने फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास एट द इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पर व्हेन इट इज इजेक्टेड फ्रॉम द सैटेलाइट। तो एक दफा इसको समझ ले। देखें, हमारे पास एक सैटेलाइट है जो अर्थ के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है जी। एक ऑब्जेक्ट है मास m का जो इजेक्ट होता है सैटेलाइट में से, सच दैट कि ये हम इसको इस तरह इजेक्ट करते हैं
कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ से स्केप कर जाए। वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट जो है वो कांस्टेंट है। हमने क्या फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास, यानी कि वो मास जो इजेक्ट हुआ है सैटेलाइट में से, जिस वक्त वो इजेक्ट हुआ है उस वक्त हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है उसको फाइंड जो है वो करना है। यानी कि इजेक्टेड मास एट द इंस्टेंट, जिस वक्त वो निकला सैटेलाइट में से उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसको हमने फाइंड करना है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन इसका देखें आप। अब देखें हमारे पास अर्थ है, ये अर्थ है, इसका मास m। अब ये इसके अबाउट सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। ये इसकी v0 स्पीड है और एक मास m को इसमें से बाहर फेंका हमने v स्केप के साथ। ये मास m जो है ये बाहर की तरफ फेंका गया। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर स्केप इसके बराबर होगी। और ve का रिलेशन जो है v0 के साथ वो क्या है, 2√v0, ये निकाला है हमने अभी। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर e, तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 m, इसके अंदर v के 2a v0 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 m 2 v0 स्क्वायर। तो 2 से कैंसिल हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास m v0 का स्क्वायर जो है वो आ गई। तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर v0, ठीक है। तो ये v0 आपको पता है किसके बराबर होती है, v0 आपको पता है कि gm/r के बराबर होती है। तो बहरहाल gm/r के बराबर, बहरहाल ये काइनेटिक एनर्जी इसकी निकल आई है। यानी कि जब इस वक्त यहाँ से इजेक्ट हुआ है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी mv0 स्क्वायर थी। इसमें से जब निकला तो mv0 स्क्वायर इसकी काइनेटिक एनर्जी थी। ठीक है जी। अब टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, कि जो सैटेलाइट अबाउट अर्थ रिवॉल्व कर रहा है इसका हमारे पास क्या टाइम पीरियड जो है वो होगा। वो टाइम पीरियड जो है वो ज़रा कैलकुलेट करके हमने देखना है। टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट की रेवोल्यूशन का, यानी कि एक चक्कर जो वो कंप्लीट करता है उसका टाइम पीरियड। आप देखें कि ये हमारे पास कोई प्लैनेट है और ये इधर कोई सैटेलाइट एस जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो टी किसके बराबर होता है, s/v के, और ये सर्कुलर पाथ है तो s कितना होगा 2πr। इसके सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस r है 2πr/v। 2πr क्या लेंथ ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और v यहाँ पर gm/r अंडर रूट के बराबर है। s है इसमें 2πr, तो t हमारे पास 2πr gm/r का अंडर रूट जो है वो आ जाएगा। तो अगर मैं r को ऊपर ले जाऊं तो ऊपर जाने के बाद ये क्या आ जाएगा 1 +
यानी कि इस आर को उठाऊँ और ऊपर ले जाऊँ तो 2 पाई आर 1 प्लस 1/2 जी एम का अंडर रूट, और टी आ जाएगा 2 पाई आर 3/2 जी एम का अंडर रूट। और हमें यहाँ पर इस बात का पता है कि जी जो है वो जी एम ओवर आर स्क्वायर के बराबर होता है, तो जी एम जो है वो जी आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 पाई आर 3/2 डिवाइडेड बाई जी आर स्क्वायर। इसके बराबर जो है जो आ जाएगा। अब ये सारा जो है ये वाला या ये वाला, ये सारा तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये सारा का कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि टाइम पीरियड जो है इसको कोई कांस्टेंट के कह देते हैं, बराबर है R3/2 के, या मैं कहता हूँ कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 3/2 के। और अगर इसको दोनों तरफ मैं स्क्वायर ले लूँ, इसके दोनों तरफ जो है अगर मैं स्क्वायर ले लूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर आर क्यूब। ये बड़ा फेमस कैपलर थर्ड लॉ है, ठीक है। लेकिन ये अभी जस्ट मैंने आपको यहाँ पर वैसे बताया, इसको जब हम कैपलर्स के लॉ देखेंगे तो उस वक्त इसको हम प्रूफ करेंगे। अच्छा, अब अगर सैटेलाइट जो है, मान लिया हमें पता लग गया कि टाइम पीरियड सैटेलाइट का रेडियस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है कि जितना रेडियस बढ़ेगा उतना टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। जितने बड़े रेडियस के सर्कल के अंदर को सैटेलाइट मूव कर रहा होगा उतना ज़्यादा, जितने बड़े सर्कल के रेडियस में सैटेलाइट मूव कर रहा होगा उतना ज़्यादा उसका वहाँ पर टाइम पीरियड होगा। यानी कि जितना बड़ा सर्कल होगा उतना ज़्यादा उसे एक चक्कर लगाने में टाइम लगेगा। अब आप सपोज करें कि अगर सैटेलाइट जो है, सैटेलाइट इज एट एल्टीट्यूड h, किसी h एल्टीट्यूड के ऊपर है, अबव अर्थ, अर्थ से अबव, ठीक है जी। ये हमारे पास अर्थ का रेडियस और ये इसका सैटेलाइट का, जिसका मास m है, इसका एल्टीट्यूड h। तो ये h भी एक्चुअली रेडियस ही होगा r। तो ये जो सारा r है, ये डिस्टेंस इधर तक, ये r डिस्टेंस है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2r के। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये r जो है ये r प्लस h के बराबर है, ठीक है। यानी किसी हाइट h के ऊपर जो आपका सैटेलाइट है वो रिवॉल्व कर रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर एक स्पेशल केस हम देखते हैं टाइम पीरियड का। एक्सक्यूज मी। स्पेशल केस जो है वो देखते हैं। स्पेशल केस, स्पेशल केस है क्या कि टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट जो कि बहुत क्लोज है अर्थ के, ठीक है, उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट which is very close
टू सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि वो सैटेलाइट जो सरफेस ऑफ अर्थ के बहुत क्लोज है। तो इसमें क्या होगा, आर बराबर हो जाएगा आर के, तो टी पहले 2 पाई आर छोटा था, 2 पाई आर बड़ा ओवर वी हो जाएगा, और इसमें वी भी 2 पाई आर बड़े आर वाला जी एम ओवर आर जो है वो आ जाएगा। और जी भी आपको पता है कि यहाँ पर जी एम ओवर आर स्क्वायर के बराबर है, तो जी आर स्क्वायर जी एम के बराबर हो जाएगा। तो टी 2 पाई आर जी आर स्क्वायर ओवर आर का अंडर रूट, ये आर आर से एक दफ़ा कैंसिल हो गया, तो टी मेरे पास 2 पाई आर ओवर जी आर अंडर रूट आर, इस आर को ऊपर ले जाए तो ये क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई आर ओवर जी अंडर रूट, और ये तकरीबन होता है, इसको कैलकुलेट करेंगे 84.6 मिनट। यानी कि वो सैटेलाइट जो कि वेरी क्लोज है, वो सैटेलाइट जो कि बहुत क्लोज है टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ के बहुत क्लोज है, वो अपने एक चक्कर अर्थ के अबाउट 84.6 मिनट के अंदर कंप्लीट करता है। ठीक हो गई बात। अब हमने जो है वो देखना है एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, एनर्जी कंसिडरेशन फॉर सैटेलाइट एंड प्लैनेट्स, नेक्स्ट आर्टिकल ये हमारा है। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, अब सैटेलाइट की एनर्जी कितनी होगी, देखें कि ये अर्थ है, ये यहाँ पे सैटेलाइट है जिसका मास m है, ये v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो इसके यहाँ से सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस हमारे पास r है, मास ऑफ अर्थ कैपिटल m है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 mv², यहाँ पे v जी एम ओवर आर के बराबर होगा, तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 m इंटू जी एम ओवर आर का अंडर रूट का स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी 1/2 m जी एम ओवर आर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी जी एम ओवर 2r। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट जो है वो निकल आए। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है माइनस जी एम ओवर आर, इसके बराबर होगी। तो टोटल एनर्जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो जी एम ओवर 2r माइनस जी एम ओवर आर, और ये टोटल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी माइनस जी एम ओवर 2r। ये टोटल एनर्जी जो है ये हमारे पास निकल आएगी।
तो देख लें नेगेटिव का साइन आ रहा है, और नेगेटिव का साइन यही शो करता है कि ये बाउंड सिस्टम है। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम नेगेटिव मींस कि ये सिस्टम जो है, ये सैटेलाइट जो है, ये अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल या किसी भी प्लैनेट के ग्रेविटेशनल पुल में से बाहर नहीं जा सकता। अब अगर यहाँ पर मैं ये सपोज करूँ कि U जो पोटेंशियल एनर्जी थी, ये इसको U कह लें, ये -x के बराबर है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी फिर? वो x/2 के बराबर होगी, और टोटल एनर्जी क्या होगी? -x/2 के, और x जो है हमारे पास वो 2 काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा, और x जो है ये हमारे पास 2 टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। ये आप दे सकते हैं। तो अब टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट जो है वो क्या निकली है? द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज नेगेटिव। द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज नेगेटिव। टोटल एनर्जी जो है सैटेलाइट की वो नेगेटिव है। क्यों? बिकॉज द सैटेलाइट इज ए बाउंड सिस्टम। क्योंकि सैटेलाइट जो है वो क्या है? वो एक बाउंड सिस्टम है, एंड बाउंड सिस्टम ऑलवेज हैव, एंड बाउंड सिस्टम always have negative energy। और बाउंड सिस्टम जो है उसकी हमेशा नेगेटिव एनर्जी होती है, क्योंकि द टोटल एनर्जी ऑफ सर्कल और एलिप्स इज आल्सो नेगेटिव। मैंने आपको बताया था कि ये सैटेलाइट जो है ये सर्कल में या एलिप्टिकल पाथ में मूव करेगा। तो सर्कल और एलिप्टिकल पाथ क्या होते हैं? ये क्लोज पाथ्स होते हैं, और क्लोज पाथ जो होता है उसकी एनर्जी जो है वो नेगेटिव एनर्जी होती है। टोटल एनर्जी नेगेटिव, ठीक है। बाउंडेड सिस्टम हो गया, एलिप्स और सर्कल। ये क्या हो गया? एलिप्स और सर्कल। तो अगर टोटल एनर्जी 0 तो ये क्या हो जाएगा? इट इज ए फ्री सिस्टम। ये तो फ्री सिस्टम है, इस पर कोई एनर्जी लग ही नहीं रही। एट VE यानी कि एस्केप वेलोसिटी पे, मीन एट एस्केप वेलोसिटी। तो वह एस्केप वेलोसिटी में तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो जब टोटल एनर्जी एट टोटल एनर्जी जब 0 हो तो फिर कौन सा पाथ होता है? सैटेलाइट मूव इन पैराबोला। पैराबोला, तो ये पैराबोला पाथ में या पैराबोलिक पाथ में मूव करेगा। तो अगर इफ टोटल एनर्जी इज पॉजिटिव, अगर टोटल एनर्जी पॉजिटिव हो, फ्री सिस्टम होगा, एंड
पाथ इज हाइपरबोला। तो पाथ कौन सा होगा? हाइपरबोला। ठीक हो गई ये बात। अगर टोटल एनर्जी पॉजिटिव हो जाए तो फिर वो हाइपरबोला में मूव करना शुरू कर देगा। तो ये पाथ किस तरह के होते हैं, ये मैं आपको पहले भी मैंने आपको ये बात बताया था कि अगर ये अर्थ है तो ये पाथ हाइपरबोला होगा, और अगर यहाँ पर ये अर्थ है तो ये पाथ हाइपरबोला होगा, और ये पैराबोला, और ये हाइपरबोला। ये वाले हमारे पास पाथ होंगे। तो ये टोटल एनर्जी होती है जिसमें सैटेलाइट बाउंड होता है, इस टोटल एनर्जी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। यानी कि वो एनर्जी के जिसने सैटेलाइट को बांध कर रखा हुआ है। ठीक है, जो सैटेलाइट को मूव नहीं करने दे रही, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में से बाहर जो है वो नहीं जाने दे रही। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या थी, ये थी एनर्जी कंसिडरेशन या एनर्जी ऑफ सैटेलाइट फॉर प्लानिटरी और सैटेलाइट मोशन के लिए। ये हमारे पास, अच्छा अब ये तो सैटेलाइट की हमने एनर्जी निकाल ली, लेकिन अगर हम एनर्जी कंसंट्रेशन को देखें फॉर ए प्लैनेट, एनर्जी कंसिडरेशन फॉर प्लैनेटरी मोशन। अगर हम प्लैनेटरी मोशन के लिए देखें तो कंसिडर करें कि प्लैनेट है मास m का, विच इज रिवॉल्विंग अबाउट सन। हम कहते हैं ये सन है और ये एक मास m का प्लैनेट है, और इनके दरमियान डिस्टेंस r। ठीक है, कंसिडर a planet of mass m which is revolving around the sun of mass capital M। और सन का मास जो है वो कैपिटल M है, उसके अबाउट रिवॉल्व कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि एफ जी बराबर होगा एफ सी के। तो एफ जी होगी जी एम एम और आर स्क्वायर, और एफ सी एम वी स्क्वायर होगा। ये इससे काट गया, ये इससे काट गया, तो वी स्क्वायर हमारे पास जी एम ओवर आर के बराबर जो है वो आ जाएगा। तो अब काइनेटिक एनर्जी जो है इस सिस्टम की, काइनेटिक एनर्जी वो कितनी हो जाएगी 1/2 mv²। तो यहाँ पर ये वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा GMM/2R। और पोटेंशियल एनर्जी U हमें पता है कि -GMM/R। तो टोटल एनर्जी उसी तरह हमारे पास GMM/2R माइनस GMM/R। तो टोटल एनर्जी हमारे पास -GMM/2R निकले। ये वही वाली टोटल एनर्जी निकली है
जो कि हमारे पास सैटेलाइट के लिए निकली थी। तो जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, the kinetic energy can never be negative. The kinetic energy can never be negative. काइनेटिक एनर्जी जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, एंड इट्स वैल्यू इज आल्सो जीरो एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। और इसकी वैल्यू जो इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर होती है वो जीरो होती है फ्रॉम द सन। इधर लिख लें द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लैनेट। प्लैनेट की काइनेटिक एनर्जी कभी भी जीरो नहीं होती, और ये कितनी होती है, ये जीरो होती है इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? द पोटेंशियल एनर्जी इज अट्रैक्टिव वन and its value is also zero at infinite distance from sun. तो इसकी डिस्टेंस इनफाइनाइट डिस्टेंस पर क्या होती है, सन से वो जीरो होती है। तो टोटल एनर्जी जो सिस्टम की है, द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम हैज नेगेटिव साइन बिकॉज इट इज ए बाउंडेड सिस्टम। क्योंकि ये बाउंडेड सिस्टम है, ये प्लैनेट जो है ये सन से बाहर नहीं निकल सकता। ये प्लैनेट जो है ये बाउंड है टू रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है, इसलिए नेगेटिव का साइन आ रहा है, अट्रैक्टिव है। द प्लैनेट इज बाउंडेड to revolve around the sun. सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो इसको नहीं बाहर जाने देगा। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन, जो ग्रेविटेशनल पुल है सन का, नॉट अलाउ द प्लैनेट टू escape from the gravitational attraction of sun. तो सन जो है वो अलो नहीं करेगा इस प्लैनेट को एस्केप करने के लिए, क्योंकि जो सन की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन, सन और प्लैनेट के दरमियान में वो इसको बाउंड सिस्टम बना रहा है, और ये जो है ये सन से बाहर, ये प्लैनेट जो है वो सन के ग्रेविटेशनल फील्ड में से बाहर जो है वो नहीं जा सकता। अगर हम इसके अंदर ये जो अब हमारे पास निकली थी कि टोटल एनर्जी माइनस GMM/2R, इसमें R को A से रिप्लेस कर दें। A क्या होता है? सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स, सेमी मेजर
एक्सिस ऑफ एलिप्स, ये एलिप्स के सेमी मेजर एक्सेस होते हैं। तो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, -GMM/2 है, और ऑर्बिट क्या हो जाएगा, ऑर्बिट इज एलिप्टिकल, ये भी बाउंड ही होता है, सर्कुलर नहीं रहा, एलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया। तो अगर इसेंट्रिसिटी, इफ अगर इसेंट्रिसिटी जो है इज ज़ीरो, यानी कि ई ज़ीरो, ये इसेंट्रिसिटी जो है इसको हम यूज़ करते हैं एलिप्स के अंदर। ये मैं आपको जब केपलर लॉ पढ़ाऊंगा ना, केपलर का फर्स्ट लॉ, तो वहाँ पर इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर आप बस ये याद रखें कि इसेंट्रिसिटी अगर ज़ीरो हो तो उस वक़्त एलिप्टिकल ऑर्बिट जो होता है, ई ज़ीरो के ऊपर एलिप्टिकल ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट बन जाता है। एट ई इज इक्वल टू ज़ीरो, एलिप्टिकल ऑर्बिट बिकम सर्कुलर ऑर्बिट। ई ज़ीरो के ऊपर एलिप्टिकल ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट बन जाता है। तो ई और ए जो होते हैं, ई और ए, these parameters describe the elliptical orbit। ये अभी मैं तफसील से बताऊंगा कि ई और ए क्या है। तो जो एनर्जी ऑफ सन प्लैनेट सिस्टम होती है ये कांस्टेंट रहती है। द एनर्जी ऑफ सन प्लैनेट सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहती है। एंड आल्सो देयर एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, इनका एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट होता है। यानी कि प्लैनेट और सन जो सिस्टम है, प्लैनेट और सन का जो सिस्टम है, यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो होल्ड करते हैं। ठीक है जी, इन सिस्टम्स के ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो होल्ड करते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास दो सैटेलाइट्स हैं, टू सैटेलाइट्स ए एंड बी, दो सैटेलाइट्स ए में भी हैं, launched at altitudes R and 3R, R और 3R एल्टीट्यूड के ऊपर उनको लॉन्च किया है फ्रॉम अर्थ से। तो फाइंड दी
रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। तो हम रेशो जो है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो आप देखें कि ये पहले ए सैटेलाइट है, ये बी सैटेलाइट है। ये देखें, ये आर रेडियस, ये अर्थ है यहाँ पर, ठीक है, और ये यहाँ से आर डिस्टेंस के ऊपर है, एल्टीट्यूड के ऊपर है। तो v मेरे पास इसके लिए वी ए जी एम ओवर आर अंडर रूट आ जाएगी। तो ये आर, एक ये डिस्टेंस आर और ये आर, ये आर कितना हो जाएगा 2r। तो वी ए जी एम ओवर 2r अंडर रूट आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास 1/2 mv² a आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास 1/2 mgm ओवर 2r के बराबर आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी A। तो ये काइनेटिक एनर्जी A जो है ये क्या बन जाएगी GMM ओवर 4r। तो ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या बन जाएगी GMM ओवर 4r। ठीक है, और यहीं पर इसकी जो है A की पोटेंशियल एनर्जी वो -GMM ओवर 2r के बराबर हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह हमारे पास अब काइनेटिक एनर्जी B की, आप देखें B ये R है और ये यहां से 4r के ऊपर है। ठीक है जी, ये R है यहां तक, ठीक है, और ये इधर से 3r है। तो मतलब है कि हमारे पास जो R है वो कितना हो जाएगा, वो 4r के बराबर हो जाएगा। तो KB काइनेटिक एनर्जी B 1/2 mv² B और VB मेरे पास GM ओवर कितना आ जाएगा GM ओवर 4r अंडर रूट, इधर रखें KB 1/2 mgm ओवर 4r। तो KB मेरे पास GMM ओवर 8r के बराबर जो है वो आ जाएगा। और इसी तरह इसकी UB जो है वो -GMM ओवर 4r के बराबर आ जाएगी। तो अब KA ओवर KB KA ओवर KB ये सारी चीज़ें कट कटा जाएंगी। तो 8/4 2, ये 2 आ जाएगा, और UA और UB जो है ये कितना आ जाएगा 4/2, ये भी 2 के बराबर आ जाएगा। तो ये इनकी रेशोज़ जो हैं
वो निकल आएंगी। अब हम एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल जो है इसकी देखते हैं और फिर लेक्चर को एंड करते हैं। एग्जांपल है कि हमारे पास एक सैटेलाइट है, a satellite is launched at altitude of 2r from earth। अर्थ से 2r एल्टीट्यूड पे उसको लॉन्च किया। हाउ मच एनर्जी is required to launch the satellite। कितनी एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड है सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए फ्रॉम सरफेस इनटू इट्स ऑर्बिट, इसके ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए, यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ से। सपोज करें कि ये अर्थ है, ये सेंटर है हमारे पास, यहाँ पर ये मास m का सैटेलाइट है, इसको ये 2r डिस्टेंस के ऊपर हमने एल्टीट्यूड 2r के ऊपर किया है, ये यहाँ से r है, ठीक है। तो r हमारे पास ये टोटल यहाँ से लेकर ये जो r है ये कितना हो जाएगा, ये 3r डिस्टेंस हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी हमारे पास होती है -gmm/2r। तो टोटल एनर्जी हमारे पास -gmm/2 इंटू r कितना है 3r। तो टोटल एनर्जी 6r और u यहाँ पर होगा -gmm/r। ठीक है जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी, ये इसको ले लें 0.1 जब ये सरफेस पे था, और जब इधर लेके गए इसको ले लें 0.2। यही सैटेलाइट m मास का इधर हमने लॉन्च किया। तो हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, एनर्जी अब 1 के ऊपर यहाँ पर जो हमारे पास एनर्जी है E1 और जो इधर एनर्जी है E2, E प्लस E1 माइनस gmm/r, इधर तो r ही होगी, और 2 के ऊपर हमारे पास ये हमने निकाल ली है -gmm/6r। तो E मेरे पास कितनी हो जाएगी -gmm/6r प्लस gmm/r। तो ये एनर्जी आ जाएगी हमारे पास 5gmm/6r। तो इतनी एनर्जी हमें जो है वो 5gmm/6r एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड है इसको लॉन्च करने के लिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब एक या 2 लेक्चर रह गए हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो है केपलर्स लॉ जो है उनको स्टार्ट करेंगे और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।